मलिक सर, ये जो बात कही कि ये नूरा कुश्ती, और हम ये देखते हैं, देखिए एक अंग्रेजी जो वर्ग है, अंग्रेजी जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर का उसका एक पूरे का पूरा एक वो है पाठक वर्ग होगा, और दूसरा यदि हम करें, दूसरा 5 जन हिंदी भाषी क्षेत्र, और हम जो ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी का प्रचलन है, तो क्या ये जो वैसे ही ये सत्य का, इसको ऐसा हम देख सकते हैं, मान सकते हैं कि ये कहीं नूरा कुश्ती जैसी स्थिति है? और दूसरी चीज कि इसमें जो गोदी मीडिया को लपेटना, वो तो सीधे गोदी मीडिया पर प्रहार, बहुत तीखी जो टिप्पणी 5 जन हम देख रहे थे, उन्होंने यही सारी बातें की हैं कि वो जो जिस तरीके से एक हवा दी जा रही है, और उन्होंने यहां तक कहा है, वो पेट पालने जैसी बात भी कही है। आपने वो संपादकीय को जरूर पढ़ा होगा, बहुत आप टिप्पणी भी कई सारी आप करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक को लेकर संघ को लेकर। कैसे देखें, क्या लें, कि ये क्या वास्तव में नूरा कुश्ती है कि मोदी को अब हटाने या आर पार की लड़ाई है? मलिक साहब। संजीव जी, पहले तो हमें यह समझना होगा कि संघ कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं कर सकता, ना चाहेगा ना करेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसकी बॉडी है और संघ इनके ऊपर, सबके ऊपर बैठा हुआ है, तो कभी भी नहीं चाहेगा। सुधांशु जी की 2-3 बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं और एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जो इनकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, जो इन्होंने नियुक्ति वाली बात कही है, वो 100% सच है, और वो सारी चीजें संघ से आ रही हैं। तो अगर इतनी बात बिगड़ी हुई है तो तत्काल बंद हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो आप ऑर्गेनाइजर और 5 जन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजर में जो छप गया उसको सेटल कर लिया गया, और सेटल करने के बाद में ही वो 5 जन में छपा। जो ये लड़ाई है, जैसे कि इन्होंने, सुधांशु जी की इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि ये लड़ाई भाजपा और संघ की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मोहन भागवत की और गुजराती ग्रुप की हो गई है। और उसमें ये हो रहा है कि कौन किस पे कंट्रोल करे। अब उसमें तलवारें तो खींचेंगी नहीं कि बाहर आके लड़ाई होगी, या कुश्ती तो होगी नहीं वहां। वहां तो ये होगा कि कौन किसको पैंतरेबाजी से मात देता है। जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का है, जो गुजराती ग्रुप है, उसने क्या किया है कि आरएसएस पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है, और उसमें काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल पा लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो कोशिश है वो ये है कि मोहन भागवत जी की जगह पे किसी अपने ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जो हमारा यसमैन बन के रहे, और उसमें प्रमुखता से नाम चल रहा है दत्तात्रेय हसबोले जी का, और सह सरकार्यवाह बना दिया जाए आलोक कुमार को, जो वेस्टर्न यूपी के हैं। इस तरह के नाम भी चल रहे हैं। यही दूसरी तरफ ये चल रहा है कि मोहन भागवत और उनके साथ के जो पुराने कट्टर लोग संघ के हैं, या संघ में भी ऐसी बड़ी लॉबी है जो मोहन भागवत जी के साथ है, वो लोग ये चाहते हैं कि इनको, गुजराती ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे मुफीद आदमी है उसका नाम संजय जोशी है। तो संजय जोशी की एंट्री अगर भाजपा में होती है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो फिर संघ को कुछ करने की जरूरत नहीं, सब वही कर लेंगे। क्योंकि वो उनको इस तौर पे जाना जाता है कि अगर आपको याद हो, उन्होंने अडवाणी जी का इस्तीफा लिया था, उन्होंने आपके एक ऐसे सीएम का, मध्य प्रदेश के सीएम का इस्तीफा लिया था, जो कह रहे थे मैं तो देता ही नहीं इस्तीफा, जो करना है कर लो। आपको याद होगा, आपके बड़े अच्छे सीएम थे वो, और उन्होंने कहा था कि मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। तो फिर इन्होंने ही, संजय जोशी ने इस्तीफा लेकर शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री। तो ये संजय जोशी जी भारतीय जनता पार्टी और संघ की मानसिकता को अच्छे से जानते हैं, अच्छा तालमेल कर सकते हैं, इसलिए संघ की कोशिश है। तो ये सारी इसमें आप नूरा कुश्ती भी कह सकते हैं, और अपनी जो ताकत है उसको दिखाने का दोनों तरफ से एक प्रयास है। अब उसमें कौन जीतता है कौन हारता है ये भी हमें देखना होगा। यहां आज जो मुझे बैकफुट पे दिखाई दे रहा है पिछले एक हफ्ते से, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे बैकफुट पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी जो संघ के सूत्रों से खबरें हैं वो ये है कि संघ में इस तरह की एक मीटिंग हो चुकी है कि अगर नरेंद्र मोदी 75 साल का जो फॉर्मूला इन्होंने घड़ा है, ये दूसरों के लिए घड़ते हैं, खुद करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका इंतजार किया जाए। 17 सितंबर तक का इंतजार है, क्योंकि आपको मालूम है 17 सितंबर को ये 75 साल के हो जाए। तो ऐसे में
जितने लोगों की कुर्बानी आपने ली है उसमें अडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, कलराज मिश्रा जी हैं, कल्याण सिंह हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। तो उनका वो लोग एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर ये सत्ता से हटने को राजी नहीं होते हैं तो उस पर इनको दबाव बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी में संघ की मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो मंत्री हो, वो भी दबाव बनाएंगे और मामला अगर अधिक बिगड़ता है तो वो समर्थन खींच सकते हैं मोदी से। इसका 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 सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये मानता हूं कि आज तक लगभग 7 महीने होने वाले हैं इस सरकार को बने हुए, आज तक संसदीय दल की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुई। नहीं तो मैं इतने दिन से पार्लियामेंट कवर करता हूं, हर मंगलवार को संसदीय दल की मीटिंग होती थी और आज 7 महीने से कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि उसमें संभावना है कि उस मीटिंग में हो हल्ला हो सकता है। जो 4 बार के सांसद हैं, जो 5 बार के सांसद हैं, जो 6 बार के सांसद हैं, वो सांसद खड़े होकर ये सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं ग्राउंड से जीत के आता हूं, मैं ग्राउंड का नेता हूं और हवाई नेता जो है वो जो हवाई वाले हैं वो 2-2 मंत्रालय लेके बैठे, महत्वपूर्ण मंत्रालय लेके बैठे हैं और हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं तो उस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, तो उससे बचने के लिए मीटिंग ही नहीं कर रहे। जैसे कि यहाँ पे ये कह दें आपके किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्याएं बंद हो गई हैं बिल्कुल 2014 से, आपको पता ही है, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा ही देना बंद कर दिया। तो आप आंकड़ा ही मत दीजिए तो किसानों की आत्महत्याएं बंद हो गई। तो आपको सामना ही ना करना पड़े सांसदों का, तो आपने क्या किया कि संसद दल की मीटिंग ही बंद कर दी। तो इनके पास सब फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूले बहुत चल चुके हैं और इसीलिए संघ चाहता है कि पुराने लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाया जाए और उन लोगों की सूची बन रही है जो कहीं बर्फ में लगे हुए हैं। वो कौन है? विनय कटियार, उमा भारती, इस तरह के शिवराज चौहान की थोड़ी रगड़ाई की जा रही है। बाकी पुराने लोगों को लाया जा रहा है कि कौन क्या करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इनमें से उसको पूछा जा रहा है कि कौन बांध सकता है क्या। गडकरी को पूछा जा रहा है, फडणवीस को पूछा जा रहा है, योगी को पूछा जा रहा है, क्योंकि किसी एक को तो घंटी बांधनी पड़ेगी। तो इसलिए ये चीजें संघ में और संघ में भी क्या कहिए कि मोहन भागवत की टीम और भारतीय जनता पार्टी का जो गुजराती चेहरा है वो ये सब चीजें कर रहे हैं। बाकी तो तमाशबीन है, बाकी तो चुपचाप बैठे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों और चाहे संघ के लोग हों, क्योंकि आज सबको पता है बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है, जो बोलेगा वो शहीद हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर शुरुआत होती है तो बोलने वाले लोग संघ में भी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी बैठे हैं। तो इसलिए देर ये है कि घंटी कौन बांधे। वही लौटता हूँ 5 जनवरी की जो संपादकीय और उसका जो हेडलाइन शीर्षक जो था वो मंदिरों पर ये कैसा दंगल, ये जो ये शीर्षक है, ये क्या संकेत, क्या कुछ खास वही जो है पकने जैसा है कि ज्यादा जले ना या वो ना, वो सब कुछ पक तो रहा ही रहा है, सारी चीजें हम बार बार देखते पाते हैं। और फिर मोहन भागवत जी के जितने सारे बयान की मंदिरों के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढी जानी चाहिए, विवाद रोके जाने चाहिए और कुछ लोग इसे लेकर हिंदुओं का नेता सम्राट बनना चाहते हैं, ये सब कैसे, ये क्या पीछे और क्या इसमें और गहराई में जाए तो क्या दिखता क्या है आपके अनुभव के आधार पर, मलिक साहब? संजीव जी, मैं पहले भी इस विषय पे चर्चा जब हुई है मैंने ये कहा है कि जिस तरह से संभल में पीछे मुद्दा बना है और छोटी छोटी जगह आपने देखा, अभी हमारे मुजफ्फरनगर में एक मंदिर का मामला आ गया, फिर किसी दूसरे शहर में आ गया, तो संघ चाहता है कि इस मुद्दे से हम भटक न जाएं, क्योंकि संघ 2029 तक और यूपी के 2027 तक मथुरा को मुद्दा बनाना चाहता है और ये संघ के एजेंडे में है, अयोध्या के बाद काशी और मथुरा। तो कहीं हम संभल में ना उलझ के रह जाएं, कहीं कोई वो छोटे छोटे मामलों में ना कोई ऐसा हो जाए, जैसे कि अभी सुधांशु जी ने भी कहा कि कहीं हड़बड़ाहट में हम अपने मुद्दों से भटक के दूसरी तरफ ना चले जाएं। संघ चाहता है कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो भटक ना जाए, अलग अलग एक साथ चलें। संघ की कहीं ना कहीं रणनीति और कोशिश ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व आज की डेट में है, उसकी रणनीति अपनी दूसरी है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो टकराहट हो रही है। आप अगर देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि एक चक्रपाणी जी, राम भद्राचार्य जी खिलाफ बोलने लग, क्या इनको कोई आकाशवाणी हुई है रात को, या इनको कोई सपना दिखा है
कि आज तक तो इन्होंने पिछले 10 साल में कभी कोई इस तरह की भाषा यूज करी नहीं है। तो कभी ये जो कहीं ना कहीं एक टकराहट है और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि देखिए जो उपजाऊ भूमि थी अयोध्या की, उससे बहुत अच्छी खेती 3 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी ने की है और बहुत अच्छी खेती वहां हुई है और भारतीय जनता पार्टी को उस खेती में सफलता मिली है। लेकिन अब वो जमीन बंजर हो गई है, 2024 में आपने देख लिया। तो अब नई जगह की तलाश है, नई मुफीद जगह की तलाश है और उस तलाश को मैं देखता हूं कि वो मथुरा में आके समाप्त होती है और वो मथुरा में उसके कारण भी है। आज अगर आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो यादवों का दल है और श्री कृष्ण भगवान जो है, यादव लोग तो कहते हैं वो हमारे वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं श्री कृष्ण जी के। वो भी गाय चराते थे, हम लोग भी गाय चराते हैं, दूध का व्यापार करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक तीर से दो निशाने हो सकता है। समाजवादी पार्टी भी छिनभिन हो सकती है और अपने लिए एक ऐसी जगह हाथ लग सकती है जिस पर अगले 20 साल बहुत अच्छी राजनीति की जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का निशाना उधर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज दो लोगों की आपस में, या जैसे हम लोग कह रहे हैं कि गुजराती गैंग कहते हैं लोग तो इसको, कि गुजरातियों की और मोहन भागवत जी की लड़ाई है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इतनी लड़ाई नहीं है। आप ये देखिए कि काफी हद तक संजीव जी ने भी कहा, सुधांशु जी ने भी कहा कि राजनीतिक जो हित हैं, जो सियासी हित हैं, या जो एजेंडे और आरएसएस लागू करना चाहती थी, वो तो लगभग सब हो गए हैं। आप ये देखिए, जितना मैं जानता हूं आरएसएस को या भारतीय जनता पार्टी को, इनके दफ्तर किराए पे चलते थे सब शहरों में। आज 5 स्टार ऑफिस बन गए हैं आरएसएस के और संघ के, और खाली ऑफिस ही नहीं बन गए हैं, वहां पे दफ्तरों में जिले के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से, तहसील के हिसाब से बड़ी बड़ी एफडीआं कर दी गई हैं और उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया गया है कि अपने हिसाब से वो चलेंगे। 5 दुकानें बना दी गई हैं, उनके किराए आ रहे हैं, उससे दफ्तर चलेगा। जो वहां पे कर्मचारी होंगे उनकी सैलरी, चाय पानी खर्चा, वो सब चलेगा। एफडीज कर दी गई। ये पैसा कहां से आया है? तो संघ के तो सारे काम हो गए। संघ जो जो चाहता था उसके सारे काम हो गए हैं या हो रहे हैं, कोई भी एक काम रुका नहीं है। तो ऐसे में आप जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। जिस कमिटमेंट के साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उससे अधिक उन्होंने काम आरएसएस का किया है। लेकिन जैसे थर्ड टर्म शुरू हुआ है, ये एक अहम की लड़ाई शुरू हो गई है और अहम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया और वो जेपी नड्डा के बयान के रूप में आपने देखा। तो कहीं ना कहीं सत्य में संघ प्रमुख हैं और वो चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा दबे रहे तो कहीं हमें ही ना उखाड़ के फेंक दें, इसलिए वो थोड़ा सा अपना दम दिखा रहे हैं। और मैं इसको इस तरह भी देख रहा हूं, जैसे आप देखते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पे जो दोनों तरफ के हमारे जो वो होते हैं सैनिक मिलिट्री वाले, वो जो दिखाते हैं, कहीं वो वाली लड़ाई तो नहीं है ये, वो भी क्योंकि वो असली लड़ाई तो होती नहीं है। लेकिन अगर कोई नौजवान, कोई भोला भाला बच्चा देख ले, वो तो डर जाएगा देख के, अरे कैसे आंख निकाल रहा है, बंदूक तान रहा है इसकी तरफ। लेकिन वो तो है कहीं ना कहीं मामला, और भारत की बिल्कुल पाकिस्तान की दुश्मनी भी है, उसकी झलक वहां दिखती है बाघा बॉर्डर पे, इसीलिए इतने बिल्कुल लोग देखने जाते हैं। तो कहीं वही तो बिल्कुल हमें टीवी पे नहीं दिखाई जा रही है। तो जी बहुत सारी चीजें हैं सर, इनको जी समझने के लिए जो है, जैसे वो आजकल पप्पू यादव का चल रहा है कि शेर का कलेजा चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे इनको समझ के लिए भी घाघ का दिमाग होना चाहिए, समझने के लिए भी। हर एक की समझ में इनकी चीजें नहीं आएंगी सर, हर एक बिल्कुल व्यक्ति इनकी रणनीति नहीं समझ सकता। इसीलिए मैं चिंता कर रहा हूं बिहार की, इसीलिए मैं जी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ऐसे जाल में फंस गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, कहां जाएंगे? बिल्कुल अगर आप कोई बिल्कुल भागने की कोशिश करेंगे तो राष्ट्रपति शासन है, कुछ और करेंगे तो ईडी है, दूसरा कुछ करेंगे तो पार्टी तोड़ेंगे, वो फंस चुके बिल्कुल हैं। तो इसलिए इसलिए इनका जो जाल है, ये हर एक व्यक्ति की समझ में नहीं आता है। जी। ठीक केपी सर, मैं वहीं लौटता हूं जहां से मैंने शुरू किया था कि मोदी वर्सेस भागवत। अब ये रफ्तार तो पकड़ चुकी है, और जो मैंने पूछा था, तो आप क्योंकि बहुत ज्यादा एक बहुत पैनी निगाह नजर रखते हैं, परिणाम के करीब कुछ चीजें दिख रही, क्योंकि अब सबसे पहला जो आना है मुझे लगता है वो सितंबर तो बाद में आएगा, उसके पहले जो अध्यक्ष का चुनाव है, तो एक पहला परिणाम शायद आ जाएगा। एक हम कह सकते हैं सेमीफाइनल का नतीजा कुछ आने की उम्मीद है कि कुछ चीजें वहां बहुत तय हो जाएंगी, यहां मान के चल सकते हैं।
कि वहां तय होगा कि अपहरण किसका है, कौन कहां किस दिशा में जा रहा है। अंतिम टिप्पणी। देखिए संजीव जी, मैं दो चीजें यहां निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना दबाव तो संघ का है कि संजय जोशी की वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। अगर संघ का बहुत ज्यादा दबाव है और संघ एक कंट्रोल में भाजपा को और गुजरात संघ को ले लेता है तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अगर मोदी और शाह इस दबाव में नहीं आते हैं तो कोई सेकेंडरी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो उनको कोई छोटा पद संजय जोशी को दिया जाएगा। एक तो ये चीज है, तो मान के चलिए कि संघ का कहीं ना कहीं वर्चस्व भी भाजपा के ऊपर है अगर ये चीज होती है। और अगर कोई डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो समझ लीजिए कि संघ बैकफुट पे है और संघ की कुछ नहीं चल रही है। इससे आपको खुद तय आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम बिहार में थोड़ा सा बिहार में बताते हैं। बिहार में यह है कि जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें तेजस्वी लालू को कहीं नुकसान होता नहीं दिख रहा है किसी भी परिस्थिति में। वहां भाजपा जीते, वहां नीतीश जीते, ना जीते, इसमें सारी चीजों में जो फायदा दिखाई दे रहा है मुझे, वहां पे लालू प्रसाद यादव की पार्टी को दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ भाजपा मजबूत ना हो जाए, इस पे उनकी कोशिश है और इसीलिए वो नीतीश को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं। अब हम आते हैं दिल्ली पे। केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी से बड़े पैंतरेबाज हैं और वो खूब पैंतरे दे रहे हैं उनको उठापटकी करने के लिए। और आप इस बात को चाहे माने चाहे ना माने, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नुकसानदायक कांग्रेस के लिए है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ ने ही सहयोग दिया था केजरीवाल को। और बाद में वो केजरीवाल भस्मासुर बन गए भाजपा के लिए। केजरीवाल को अगर आप देखें हरियाणा के चुनाव में 70 की 70 सीटों पर लड़े थे, ये 79 पे लड़े थे। और जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि भाई 2-4 सीटों पर इनसे समझौता कर लीजिए, वहां ये भी पूछ रही थी कांग्रेस इनसे, बताइए आप किस किस पे जीतेंगे। यहाँ दिल्ली में भी ये कांग्रेस से पूछ रहे हैं आप किस किस पे जीतेंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि दिल्ली में कांग्रेस का संगठन नहीं है, इसलिए कांग्रेस बैकफुट पे है। लेकिन केजरीवाल भी नहीं चाहते कि दिल्ली में कांग्रेस की एंट्री हो, क्योंकि कांग्रेस फिर त्रिकोणीय बनाएगी, उसमें नुकसान केजरीवाल को होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। अब मैं समाप्त कर रहा हूं उत्तर प्रदेश जाके। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल 2 बार से दिल्ली की सत्ता को एंजॉय कर रही हैं। क्षेत्र में काम कुछ हो नहीं रहा है, उनके पति मंत्री हैं वहां पे, उन्होंने लूट मचाई हुई है। इस मुद्दे को उन्हीं की बहन जो पल्लवी पटेल हैं, जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। तो उनको दिखाई देने लगा है कि आगामी 2027 के चुनाव में कहीं पल्लवी पटेल ना मात दे दें उनको और वही ना सारी चीज लूट लें हमारे नाम पे, तो इसलिए वो घबराई हुई हैं। तो इसलिए अनुप्रिया पटेल के पेट में अब दर्द होना शुरू हो गया है और उनकी जो सत्ता के जो मजे ले रहे थे, अब उनको थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो गई है। उसकी परिणति आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। तो ये सब सियासी खेल हैं और ये भी लोग सब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं संजीव जी जो वेट कर रहे हैं एनडीए में घंटी बनते, ये लोग भी तो भागेंगे ना। आप ये देखिए कि चिराग पासवान कहां बैठे हैं। बिहार में इलेक्शन है और आपके 2 महत्वपूर्ण वोटर हैं, पिछड़े दलित और मुस्लिम, और आज दोनों खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी और आप कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपको फिर खतरा है कि दोबारा पार्टी टूटेगी। 3 दिन पहले चिराग पासवान के 2 सांसदों ने अश्वनी वैष्णव के यहाँ डिनर किया है। 5 सांसद कुल हैं, 2 उनके रिश्तेदार हैं, तो 2 रिश्तेदार और एक खुद, 3 बचेंगे, 2 गायब। बाकी नीतीश के टूट जाएंगे कुछ। तो ये जो चीजें चल रही हैं, तो इसलिए ये लोग सब फंसे हुए हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो। जी ठीक।